प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम अभी तक गुलाम वंश के बारे में बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी के द्वारा तराइन के 2 युद्धों के माध्यम से भारत पर अपने साम्राज्य को, अपनी विजयों को स्थापित किया गया और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान तथा बलबन के द्वारा सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया गया और भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी गई। सल्तनत में बलबन ने सबसे लंबे गुलाम वंश में बलबन ने सबसे लंबे समय तक शासन किया और बलबन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी क्यूमर्स का बंगाल के सूबेदार खिलजी सूबेदार जलालुद्दीन के द्वारा वध कर दिया गया और 13 जून 1290 को जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर सुल्तान के रूप में बैठा और इस प्रकार सल्तनत में खलजी वंश की नींव रखी गई। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी इस समय तक वृद्ध हो गया था तथा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा क्योंकि क्यूमर्स का वध किया गया था और अभी तक अमीरों के मन में, दिल्ली की प्रजा के मन में सल्तनत के प्रति, गुलाम वंश के प्रति काफ़ी स्नेह था, तो वे लोग आसानी से जलालुद्दीन खिलजी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे तथा जलालुद्दीन के समय में ही जलालुद्दीन को मलिक छज्जू के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जलालुद्दीन के द्वारा ठगों, उस समय क्योंकि ठगों का बड़ा आतंक था, तो ठगों के आतंक को दूर करने के लिए उसके द्वारा प्रयास किए गए। अमीरों के प्रति उसने बहुत ही उदार व्यवहार रखा ताकि उसको स्वीकार किया जाए शासक के रूप में। सिद्दी मौला ने उसके समय में षड्यंत्र रचा। इसके अतिरिक्त उसने रणथंभौर, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से रणथंभौर का बहुत ही महत्व था, अतः रणथंभौर पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए रणथंभौर के प्रति अभियान जारी रखा। इसी तरीके से मंगोलों के विरुद्ध अभियान रखा। जलालुद्दीन खिलजी कोई बहुत शक्तिशाली शासक नहीं रहा। जलालुद्दीन खिलजी के भाई शिहाबुद्दीन का पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का दूसरा शासक था। वो एक बहुत ही शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी का शिक्षा में कोई बहुत अधिक रुचि नहीं थी और इस कारण वह निरक्षर रह गया, लेकिन निरक्षर होने के बावजूद भी वह असाधारण प्रतिभा व योग्यता का धनी था। उसमें एक सफल शासक व सफल सेनानायक के सभी गुण थे। एक सेनानायक के रूप में वह बहुत अच्छा घुड़सवार, एक बहुत अच्छा अस्त्र शस्त्र संचालक, युद्ध नीति का, युद्ध संरचना का, व्यूह रचना का बहुत अधिक ज्ञाता था और अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय उसने जलालुद्दीन खिलजी के सामने ही प्रकट कर दिया था। मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन करने के लिए, ठगों के विद्रोह का दमन करने में उसने अपनी सैनिक प्रतिभा की, अद्वितीय सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया, जिसके कारण उसे अमीर तुजुक के पद दिया गया और उसके बाद उसे कड़ा व मानिकपुर का सूबेदार 1291 में नियुक्त किया गया और 1292 में मालवा विजय के पश्चात उसे जो अतुल धनराशि मिली उसने उसे जलालुद्दीन को भेंट किया और उसके बाद उसे कड़ा मानिकपुर के साथ साथ अवध की भी सूबेदारी सौंप दी गई। अवध की सूबेदारी के बाद वह चंदेरी विजय अभियान के लिए गया। उसकी इन योग्यताओं को देखते हुए जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन के साथ में कर दिया। क्योंकि उसका पालन पोषण, उसका जीवन जलालुद्दीन के कारण चल रहा था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी अभी इस बात का विरोध नहीं कर पाया। हालांकि वह इस विवाह से संतुष्ट नहीं था और उसका कारण यह था कि जलालुद्दीन की पुत्री
अलाउद्दीन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। और अलाउद्दीन की जो दूसरी पत्नी थी, जो मेहरू मलिक शंकर की बहन थी, उसकी जानकारी होने के बाद वह उससे क्रोधित भी थी और अलाउद्दीन के कार्यों में दखल देती थी। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन की सास मलिका जहान भी अलाउद्दीन का समय समय पर अपमान करती रहती थी और उसका व्यवहार उसके प्रति अत्यंत ही खराब था। इसी बीच अलाउद्दीन ने भिलसा विजय के बाद देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। इस युद्ध से अलाउद्दीन को 50 मन सोना, 7 मन मोती, 40 हाथी प्राप्त हुए और इसकी क्रियान्विति होती उससे पहले ही रामचंद्र के पुत्र शंकर देव ने अपनी सेना के साथ देवगिरी पर आक्रमण किया, जिसमें शंकर देव को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया। अतः विवश होकर रामचंद्र को अलाउद्दीन से पुनः संधि करनी पड़ी और इस बार की संधि पहले से भी ज़्यादा कठोर थी। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इस बार रामचंद्र ने 600 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन लाल, नीलम, हीरे, पन्ना आदि बहुमूल्य पत्थर, 1000 मन चांदी और 4000 थान रेशम तथा अन्य वस्तुएं अलाउद्दीन को सेवा में दी। इसी युद्ध में उसे मलिक काफूर जैसा सेवक प्राप्त हुआ, अद्भुत एक शक्तिशाली सैनिक प्राप्त हुआ, जो कि जीवन पर्यंत अलाउद्दीन खिलजी के साथ में लगा रहा। इस विजय के कारण अलाउद्दीन खिलजी के उत्साह में वृद्धि हुई और अलाउद्दीन खिलजी अब शासक बनने का स्वप्न देखने लगा। इसी बीच जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर ऐतराज़ जाहिर किया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को कहा कि वह उसे शासक मानता है, यानी जलालुद्दीन को शासक मानता है और ये सारी चीज़ें वह जलालुद्दीन को देना चाहता है। और उसने मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हूद के सहयोग से धोखे से 20 जुलाई 1296 को सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का वध करवा दिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। और उसके बाद वह दिल्ली की ओर रवाना हुआ और दिल्ली की तरफ जब वह गया तो उसने वहाँ के अमीरों को संदेश भेजा कि यदि वे अमीर अलाउद्दीन खिलजी का समर्थन करेंगे तो वह उन्हें उच्च पदों पर आसीन करेगा और प्रचुर मात्रा में धन संपदा देगा। अमीरों ने अलाउद्दीन खिलजी का विरोध नहीं किया और वह दिल्ली पहुंच गया और जाकर दिल्ली में अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान बनने के बाद उसने अपनी गद्दी पर पूरा अधिकार स्थापित करने के लिए अपने भाई असलम बेग को उलुग खां की उपाधि दी, मलिक नुसरत जलेसरी को नुसरत खां की और मलिक हिबाबुद्दीन को जफ़र खां की तथा मलिक संजर को अलप खां की उपाधि प्रदान की। और इसी प्रकार उसने अपने मित्रों व समर्थकों को अमीर और अमीरों को मलिक बनाया और अपने सभी पुराने अनुयायियों को उपयुक्त पदों पर आसीन किया। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि उसने उन सभी अमीरों का वध कर दिया जिसने उसको समर्थन प्रदान किया था, क्योंकि उसका यह मानना था कि ये जितने भी दगाबाज अमीर हैं जिन्होंने कुछ सोना या धनराशि को प्राप्त करने के लिए अपने सुल्तान के प्रति गद्दारी कर अलाउद्दीन का राज्यारोहण करवाया है, वे किसी भी समय दूसरे लालच में आकर के अलाउद्दीन की खिलाफत भी कर सकते हैं। और इस तरीके से अलाउद्दीन ने दिल्ली की गद्दी पर अपने आप को आसीन करते हुए अपने विरोधियों को
मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके से अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसके लिए वह अपने शासन को बहुत विस्तृत करना चाहता था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और वह इस तथ्य को भली भांति जानता था कि यदि साम्राज्य विस्तृत करना है तो उसके लिए उसे एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है और यह शक्तिशाली सेना तभी स्थापित हो सकती है जब सैनिक नियमित हों, उन सैनिकों की समय समय पर देखरेख की जाए, क्योंकि इससे पूर्व जो सेना थी उस सेना में बहुत गड़बड़ी थी। स्थायी सेना का अभाव था। अमीरों के सैनिक हुआ करते थे या सूबेदारों के सैनिक होते थे जो कि बहुत ही गड़बड़ी किया करते थे। अश्व सेना के नाम पर वह बीमार अश्वों को प्रस्तुत कर दिया करते थे और बदले में स्वस्थ अश्व ले लिया करते थे। युद्ध में सैनिक खुद ना जा कर के किराए के सैनिकों को भेज दिया करते थे जो कि पैसे के लिए ही युद्ध में जाया करते थे। तो इस प्रकार से सेना सुल्तान के प्रति स्वामी भक्त नहीं थी। इस कमी को अलाउद्दीन खिलजी ने समझा और इसके लिए वह एक नियमित सेना रखना चाहता था जिसमें सिपाहियों का, फौजियों का हुलिया रखा जा सके, घोड़ों का हुलिया रखा जा सके और इसके अतिरिक्त सैनिक उसके प्रति स्वामी भक्त रहें, सैनिकों को लगातार प्रशिक्षण दिया जाता रहे। इस प्रकार से जब सेना होगी तो वह अलाउद्दीन के प्रति स्वामी भक्त होगी, शक्तिशाली होगी, चपल होगी, चतुर होगी और वह उसके साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण सहायक होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इस सेना के लिए उसने अपनी प्रशासनिक नीतियों में भी परिवर्तन किया, क्योंकि इस सेना को वेतन देने के लिए उसे पैसा इतना चाहिए था कि एक सैनिक अपनी जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके अतिरिक्त एक साम्राज्य के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ही वह एक पहला शासक था जिसने केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत पर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए। उसने उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर भारत के अंदर उसने गुजरात को जीता, जैसलमेर पर आक्रमण किया, रणथंभौर को जीता। रणथंभौर के बाद उसने चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ को जीतने के बाद उसके द्वारा अन्य मालवा को जीता। मालवा को जीतने के अतिरिक्त उसके द्वारा सिवाना पर अधिकार किया गया, जालौर पर अधिकार किया गया और इस तरह से हम देखते हैं कि उसने उत्तर भारत के बड़े भूभाग पर अपना अधिकार व नियंत्रण उसके द्वारा स्थापित किया गया। इसी प्रकार अलाउद्दीन के द्वारा दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल के अतिरिक्त द्वार समुद्र, मावर अथवा मदुरै जिसे पांड्य राज्य भी कहते हैं, दोबारा से देवगिरी पर उसके द्वारा आक्रमण किया गया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि दक्षिण व उत्तर दोनों ही भारतीय इलाकों में उसने महत्वपूर्ण विजय हासिल की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया। उसकी जो प्रमुख विजयें हैं उनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे।